चलिए तो फिर वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ओके, कंटिन्यू करते हैं हमारा जर्नी। हम लोगों ने ये जो यहां तक जो थियरी कंप्लीट कर लिया है, यहां तक हम लोगों ने क्या समझ लिया सर? यहां तक मुझे क्या समझ में आ रहा है? हम लोगों ने थियरी पढ़ा है, लेकिन थियरी में मुझे क्या समझ में आया अभी तक? सर अभी तक इतना तो मुझे समझ में आ गया कि सर मैं ना अकाउंटिंग जब करने जा रहा हूं तो अकाउंटिंग में सिर्फ ऐसा नहीं कि यार कुछ पैसों से रिलेटेड ऐसे ही लिख के रख दिया, कुछ तो भी ऐसे ही लिख दिया, ऐसा नहीं होता सर। इट इज मच मोर देन दैट, है ना? तो हम लोगों ने ये पढ़ा कि हम लोग यहां पर सबसे पहली बात तो एक एंटिटी को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है? एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हुए उसके लिए उससे रिलेटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं, उन्हें पैसों के टर्म्स में मेजर कर रहे हैं और उसके बाद उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं, राइट? और ये जो इंफॉर्मेशन हमारे पास गैदर हो रहा है ये पूरे यूजर्स तक पहुंचा रहे हैं ताकि लोग इस बिजनेस के बारे में जान पाए, लोग इस बिजनेस के बारे में इंटरप्रेट कर पाए, लोग इस बिजनेस से रिलेटेड डिसीजंस ले पाए, है ना? तो अकाउंटिंग के फॉर्म में हम बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं क्योंकि इसी की मदद से लोग हमारे बिजनेस को समझेंगे, है ना? इसलिए हम लोग अकाउंटिंग को क्या कहते हैं? द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, राइट? अच्छा, यहीं पे हम लोगों ने ये भी समझा कि सर जर्नल एंट्री पास करना होता है तो क्या करने का सर? एक ट्रांजैक्शन देखने का, उसमें ना हमको सर ने बताया हुआ है कि ये वाला अकाउंट डेबिट, ये वाला अकाउंट क्रेडिट, तो उसको हम लोग रट्टा मार लेंगे और उसके बाद कोई भी ट्रांजैक्शन अगर हमारे सामने क्वेश्चन में आया तो हम लोग देखेंगे कि सर ने बताया है क्या। अगर सर ने बताया है तो फिर सर ये वाला जो ट्रांजैक्शन है उसका ये जर्नल एंट्री पास करेंगे। कुछ नया आ गया तो आउट ऑफ सिलेबस, मेरे को तो आता ही नहीं, ऐसा करोगे? ऐसा बाकी लोगों को चलेगा, आपको नहीं चलेगा, है ना? तो समझने की कोशिश करो। हमारे सामने किताब में लिखा हुआ कोई चीज आए या ना आए, हमारे सामने सर के बताया हुआ कोई चीज है या ना आए, हमारे सामने एब्सोल्युटली कोई नई चीज भी क्यों ना आ जाए, आई शुड बी इन अ पोजिशन दैट आई एम एबल टू थिंक एंड आई एम एबल टू गेट द आंसर, है ना? तो इसके लिए हम लोगों ने क्या देखा? हमने ये देखा कि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर मेरे सामने आ जाए, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर मेरे सामने आ जाए तो मैं झट से उसका जर्नल एंट्री पास नहीं करता। मैं सबसे पहले उस ट्रांजैक्शन को इंटरप्रेट करूंगा, समझूंगा और मैं देखूंगा कि उसका नेचर क्या है। तो यहां मैं आइडेंटिफाई करूंगा, सर इज दिस ट्रांजैक्शन ऑफ कैपिटल नेचर या ऑफ रेवेन्यू नेचर? कैपिटल नेचर का है कि रेवेन्यू नेचर का है, ये सब मुझे जानना होगा यहां पे, है ना? इसके अलावा मुझे ये जान लेना होगा कि सर ये फाइनेंशियल है कि नॉन फाइनेंशियल है, सर ये प्रेजेंट है, फ्यूचर है, क्या है, सर ये मटेरियल है कि इमटेरियल है, यानी ये काम का है कि नहीं है, सर ये रिपोर्टेबल है कि नॉन रिपोर्टेबल है, जिसके लिए मुझे कुछ कानून कायदे भी देखने होंगे, मुझे गैप देखना होगा, मुझे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने होंगे। ये सब चीजों को देखने के बाद ही मैं डिसाइड करूंगा कि सर इस ट्रांजैक्शन में मुझे कौन से अकाउंट को डेबिट करना है और कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है ना? तो ये एक प्रॉपर प्रोसेस है, दिस इज अ गुड स्टडी, है ना? तो यही स्टडी को हम लोग अभी धीरे धीरे हौले हौले सीख रहे हैं, ओके? लेकिन सर ये जो नेचर वाली बात आ गई, ये नेचर में भी प्रॉब्लम क्या है कि हमें ना थोड़ी बहुत आदत की जरूरत है। आदत का मतलब क्या होता है? सर देयर आर अ फ्यू फाइनेंशियल टर्म्स, देयर आर अ फ्यू कॉमर्स रिलेटेड टर्म्स, और ये टर्म्स के बारे में अगर मुझे नहीं मालूम then in that case I will be finding it very difficult to understand the things। इसलिए हम लोग अब आज के जर्नी में आ जा रहे हैं टू सम कॉमन टर्मिनोलॉजीज जो रिपीटेटिवली हर जगह हमें दिखते रहते हैं, ठीक है? तो चलिए ये चीजों को पहले अच्छी तरह से समझ लेते हैं। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दोस्तों, आज के सेशन का इंपॉर्टेंस मैं आपको बता दूं। देखो, कुछ शब्दों को देख रहे हो आप लोग, ठीक है? ये शब्दों के बारे में आपने 100% पहले भी सुना होगा, सुना तो होगा ही, ठीक है? लेकिन द पॉइंट इज कि नॉर्मली स्पीकिंग जो मैं ऑब्जर्व करता हूं एट हायर लेवल्स, वही चीज मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं, ठीक है? एंड एट द सेम टाइम लेट मी ऑल्सो टेल यू वन थिंग। जो एग्जाम्स होते हैं ना, सीए के जो एग्जाम्स होते हैं, तो एग्जाम्स होने के बाद जो चेक करते हैं ना पेपर, वो लोग अपने कमेंट्स रिलीज करते हैं कि उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया पेपर पेपर चेक करते वक्त, ठीक है? अब उसमें कुछ कुछ कमेंट्स ना हर बार रिपीट होता है, हर बार, ठीक है? और उन कमेंट्स में से एक कमेंट है कि स्टूडेंट्स को ना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, दे डोंट हैव द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, ठीक है? तो दोस्तों मैं यही बात को आपको समझाना चाहता हूं, कुछ चीजों के बारे में जानना और कुछ चीजों के बारे में अच्छी तरह से जानना, दोनों में फर्क होता है ना?
तो शायद मुझे एसेट का कोई मीनिंग पूछे तो मैं एवे ही कुछ तो बता दूंगा, लेकिन विल दैट बी अ सैटिस्फैक्टरी आंसर? दैट्स अ डाउट। ठीक है, तो मुझे पूरी तरह से अच्छी तरह से इसको समझना होगा। ठीक है, तो ये कैसे समझेंगे? तो इसकी के लिए ये डिस्कशन है। यहां पर आई एम guaranteeing you one thing कि even if you have heard about this term, even if you have learned about this term earlier, you will be coming to know about something new. ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा बिफोर प्रोसीडिंग ऑन कि भैया थ्योरी है बोल के ये वाला अप्रोच ना रखते हुए थोड़ा अटेंटिव रहना, क्योंकि यहां पर सच में आपको कुछ काम का मिलेगा। ठीक है, रेडी ऑल ऑफ यू? ठीक है, रेडी, चलिए शुरू करते हैं सर। सबसे पहला नाम मुझे क्या दिखाई दे रहा है? असेट्स। ठीक है, असेट्स। ठीक है सर, व्हाट डू यू मीन बाय असेट? अब हमारे दिमाग में नॉर्मली स्पीकिंग जैसे ही मैं ये क्वेश्चन पूछता हूं, सब लोग एक आंसर देते हैं, सर असेट बोले तो कैश, बिल्डिंग, मशीन, कंप्यूटर, व्हीकल, यही होता है सर कैश, है ना? फिर कुछ लोगों के दिमाग में आता है सर क्या असेट बोले तो सर वो लॉन्ग टर्म वाले चीजें, है ना? सर असेट बोले तो वो जो हम खरीदते हैं सर। ओके, ये कंप्लीट नहीं हुआ, है ना? खरीदते तो हम गुड्स भी है, खरीदते तो हम बहुत कुछ है ना? भाई बीवी के लिए शॉपिंग करके आ गया मैं, तो क्या वो भी मेरे लिए एसेट हो गया? बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं उठता, राइट? तो जरा सोच के देखो यार, हर चीज खरीद रहा हूं तो वो मेरा एसेट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा असेट हमेशा लॉन्ग टर्म ही होगा, शॉर्ट टर्म नहीं हो सकता। सोच के देखो यार, देयर आर एन नंबर ऑफ सच थिंग्स। तो जरा चलते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए वहां पे क्या लिखा है, एनीथिंग हेल्ड। अच्छा, ऑल ऑफ यू हैव अ हाइलाइटर? सबके पास हाइलाइटर है? गर्ल्स के पास तो 100% है, पक्का। ठीक है, मतलब वो लोग चूज करेंगे, इंकी पिंकी पोंकी करके चूज करेंगे कौन सा वाला हाइलाइटर यूज करूं, येलो वाला, ग्रीन वाला कि पिंक वाला, है ना? तो वो लोग ऐसा सिलेक्ट करेंगे। तो गर्ल्स में भी थोड़ा बॉयज को दे दो यार, शेयर कर लेंगे बेचारे, है ना? बॉयज देखो भाई, कल से थोड़ा हाइलाइटर वगैरह कैरी करोगे तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना? ओके, चलो एनीवेज, तो मैं कुछ कुछ बातों को हाईलाइट करने लगाऊंगा आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं। एनीथिंग हेल्ड विद द इंटेंशन ऑफ बीइंग यूज्ड, पहले हाईलाइट कर दो, यूज्ड। ठीक है, मतलब मैंने कोई भी चीज जो होल्ड किया है, क्यों होल्ड किया है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ इट? सर आई एम होल्डिंग इट फॉर यूज। मैंने ये क्यों रखा है अपने पास? सर यूज करने के लिए रखा है ना? जरा सोच के देखिए एक बार। जैसे मान के चलिए मैंने ये कैमरा खरीदा, ठीक है? अगर मैं ये कैमरा खरीद रहा हूं तो क्यों खरीद रहा हूं? क्योंकि मुझे बड़ा फोटोग्राफी का शौक है। अरे नहीं भाई, फोटोग्राफी का शौक हो या नो हो, अल्टीमेटली आई एम यूजिंग इट, करेक्ट? तो मैं यूज करने के लिए खरीद रहा हूं, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? असेट। मैंने ये लैपटॉप खरीदा, क्यों खरीदा? यूज करने के लिए खरीदा, तो दैट इज माय असेट। आप लोग मान के चलिए एक मोबाइल फोन खरीद रहे हो, क्यों खरीद रहे हो? बेचने के लिए खरीद रहे हो? आपका दुकान है? नहीं, आप लोग क्यों खरीद रहे हो? यूज करने के लिए खरीद रहे हो, राइट? तो सबसे पहला बात जो मुझे ध्यान में रखना है, जो भी चीज मैं यूज करने के लिए खरीद रहा हूं, दैट इज माय एसेट। ठीक है? अच्छा सर, यूज की भी अगर मैं बात करूं तो दो तरह के यूज हो जाते हैं, एक होता है बिजनेस यूज, एक होता है पर्सनल यूज। सर दोनों चलेंगे क्या? नहीं भाई, यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं बिजनेस यूज की, क्योंकि हम किसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं? बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं सर, है ना? तो सर आपका पर्सनल यूज मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मेरे को बिजनेस के बारे में लेना देना है, इसलिए बिजनेस यूज। ठीक है? हाँ जी। तो फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग और प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज, ये शब्दों से इन्होंने यही कहा कि बिजनेस यूज होना चाहिए। सर यूज कौन सा? फॉर पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग, यानी गुड्स बनाने के लिए। सर मेरा फैक्ट्री है, फैक्ट्री में प्लांट है, प्लांट मतलब पेड़ पौधे सर? नहीं भैया, प्लांट मतलब वो बड्डे वाले मशीन जिससे हम लोग गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, है ना? तो फैक्ट्री में ये जो प्लांट होता है, ये मैंने क्यों खरीदा? सर आई एम यूजिंग दैट प्लांट फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स। ठीक है? या फॉर प्रोवाइडिंग गुड्स। फॉर प्रोवाइडिंग गुड्स का मतलब क्या हुआ? सर मैं हर असेट से प्रोड्यूस करने के लिए नहीं खरीदता हूं, कुछ असेट गुड्स प्रोवाइड करने के लिए भी करता हूं। जैसे मेरी दुकान है, दुकान में क्या कर रहा हूं? गुड्स प्रोड्यूस कर रहा हूं? नहीं सर, ये जो दुकान मैंने खरीद के रखा है, क्यों खरीद के रखा है? क्योंकि सर यहां से मैं वो गुड्स प्रोवाइड करूंगा। ठीक है? सर मैंने वेबसाइट बनवाया, मैंने एक ऐप डेवलप करवाया, क्यों कराया?
जरा सोच के देखिए, इस वेबसाइट में लोग विजिट करेंगे, इस ऐप में लोग इसको डाउनलोड करेंगे और इसके जरिए वो मुझ तक पहुंचेंगे, मुझसे ही गुड्स खरीदेंगे. So I am providing goods via a website, via an app, via a दुकान to my customers. समझ रहे हो बात को? इसी तरह से और सर्विसेज, है ना, मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, तो मैंने किसी एसेट को खरीदा क्यों? ताकि मैं इसके जरिए आपको सर्विस प्रोवाइड कर पाऊं. जैसे अभी अभी मैंने कहा मैंने कैमरा खरीदा. कैमरा क्यों खरीदा भाई? इस कैमरे के जरिए मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं, है ना, अलग अलग जनों तक पहुंच पा रहा हूं. कुछ लोग YouTube के जरिए घर पे देख रहे हैं, राइट? तो एज द केस में भी आप तक पहुंचने के लिए, टू प्रोवाइड अ सर्विस, मैंने इसे खरीदा. तो मैं इस चीज को खरीद रहा हूं क्यों? फॉर यूज. किस यूज? सर फॉर या तो प्रोड्यूसिंग गुड्स, या प्रोवाइडिंग गुड्स, या टू प्रोवाइड सर्विस. ओके ओके सर, तो बिजनेस यूज बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है. उसके बाद वहां पे लिखा है एंड इज नॉट हेल्ड फॉर सेल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस. मतलब मैंने ये जो चीज खरीदा इसे बेचने के लिए नहीं खरीदा सर, है ना. मैंने एक कैमरा खरीदा क्यों? बेचने का है? नहीं सर, बेचने के लिए नहीं खरीदा, है ना. सर बात को समझने की कोशिश कीजिए. हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल दुकान खोल के बैठे हैं, मेरा मान के चलिए कैमरा का दुकान है, कैमरा का दुकान है, और मैंने कैमरा खरीदा. तो सर मैंने ये कैमरा यूज करने के लिए नहीं खरीदा. मैंने आपको क्या कहा? मेरा कैमरा का ही दुकान है, डीएसएलआर कैमरा सेल करने का मेरा दुकान है, ठीक है. तो मैंने अगर डीएसएलआर कैमरा खरीदा, क्यों खरीदा? क्योंकि मेरी दुकान है सर, मेरा तो काम ही है इसे बेचना. ऐसे केस में हम इसे गुड्स कहेंगे. समझ रहे हो बात को? मैं इसे क्या कहूंगा? गुड्स, है ना. जैसे मान के चलिए मेरा कार का बिजनेस है, कार, आई सेल लग्जरी कार्स, ठीक है. तो लग्जरी कार्स अगर मैंने खरीदे, तो मैंने क्यों खरीदे? क्योंकि सर मेरी दुकान है सर, मुझे बेचना है ना. तो आई एम बाइंग इट, आई एम होल्डिंग इट फॉर नॉट यूज, फॉर सेल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है. तो यहां पे क्या लिखा है? सर असेट में वो चीजें आएंगे विच आर हेल्ड नॉट फॉर सेल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, है ना. तो आप समझ रहे हो मेरी बात को, आई होप. अब यहां पर एक और बात को समझने की कोशिश कीजिए. कई बार हम लोग एसेट खरीदते तो उसे बेचते भी है. ऐसा नहीं कि नहीं बेचते, बिल्कुल बेच सकते हैं. जैसे मान लो आपने एक लैपटॉप खरीदा, ठीक है. आपने एक लैपटॉप खरीदा और वो लैपटॉप है तो बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा, लेकिन सर एक बात जरा समझने की कोशिश कीजिए. ये दुनिया एक ऐसा दुनिया है जहां पर लगातार चेंजेस आते रहते हैं, अपडेट्स आते रहते हैं, ठीक है. राइट नाउ अगर आपने लैपटॉप खरीदा तो मोस्टली आपने पप्पा के पैसों से खरीदा होगा या मम्मी के पैसों से, ऐसे केस में भी, है ना. राइट नाउ अपन ने अभी तक कमाना शुरू नहीं किया है, ठीक है ना. तो जब हम लोग खुद कमाना शुरू करते हैं तब हमें ना चीजों की अहमियत थोड़ी ज्यादा अच्छे से समझ में आती है, क्योंकि वहां पे खुद का मेहनत किया हुआ पैसा जाता है और वहां पे समझ में आता है कि वो पैसे कमाने में कितना मेहनत लग गया, ठीक है ना. एनीवेज, लेकिन जब तक पप्पा है, पप्पा का सपोर्ट है, मम्मी का सपोर्ट है, तब तक अपन उतना नहीं सोचते, उतना टेंशन नहीं लेते हैं. पप्पा है ना, देख लेंगे वो, है ना. तो एनीवेज, तो अगर मान के चलिए हम लोगों ने एक लैपटॉप खरीदा और उसके 2 महीने के बाद एक नया नवेला लैपटॉप आ गया एप्पल का, और शानदार फीचर्स और बढ़िया क्वालिटीज. तो अब हमें वो बोला पुराना वाला लैपटॉप अच्छा नहीं लग रहा, बेकार है. क्या अच्छा लैपटॉप आया यार नया वाला, पप्पा वो वाला लैपटॉप दो ना, ठीक है. मान लो कि पप्पा मान भी गए, ठीक है, मान लो ऐसा हुआ. तो इन दैट केस जरा सोच के देखिए, वो पुराना लैपटॉप आप पड़े नहीं रहने दोगे, राइट. उसको शायद बेच दोगे आप, पॉसिबल है. तो ये जो बेचा, इसको भी तो बेचा ना. तो अगर आप ऐसा सेल आउट कर रहे हो तो सर वहां पर तो बोला है नॉट हेल्ड फॉर सेल, आपने तो सेल कर दिया. अरे भाई वहां पे उसके आगे भी कुछ लिखा है. क्या लिखा है? इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, है ना. तो इससे क्या समझ में आ रहा है आपको? मतलब इससे मतलब ये समझ में आ रहा है कि सर हो सकता है मैं किसी एसेट को भी बेचूं, लेकिन इफ आई एम बाइंग समथिंग फॉर सेल इन माई नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, तो वो एसेट नहीं है, ठीक है. अगर कभी कभार मैं बेच दे रहा हूं कोई चीज, तो सर इन्वेस्टमेंट्स भी तो होते हैं ना. इन्वेस्टमेंट्स में क्यों खरीदता हूं? सर जब भी दाम आगे चल के बढ़ेगा तब बेचूंगा. तो इन्वेस्टमेंट्स आर माय एसेट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स में नॉर्मली नहीं बेचता. इन्वेस्टमेंट्स में कब बेचता हूं? जब सच में उसका दाम ऊपर गया, जब प्रॉफिट हो रहा है, तब बेचता हूं. गेटिंग मी? तो सर वहां पे क्या लिखा है? नॉट हेल्ड फॉर सेल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस. आई होप आप लोग समझ पाए इसका मतलब. सब कंफर्टेबल? यस. आगे, विच इज
owned, which is owned, very important. ठीक है सर, यहां पर आपको असेट कह के तभी पुकार पाओगे किसी चीज को व्हेन यू ओन इट. ठीक है. अब जैसे मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने अपने दोस्त का टू व्हीलर बोरो करके कहीं पे घूमने गए, टू व्हीलर बोरो करके घूमने गए. ठीक है. सो क्या आप कहोगे कि वो टू व्हीलर आपका असेट है? नहीं कह सकते. क्यों नहीं कह सकते? बिकॉज यू डोंट ओन इट, है ना. अच्छा सर, तो ये कैसे समझ में आएगा कि आई ओन इट? अब नॉर्मली स्पीकिंग बहुत सारे जनों के दिमाग में आता है कि सर जब मैंने पैसे खर्च किए आई ओन इट. ओके, सोच के देखते हैं. सर जरूरी है क्या कि जब भी मैं पैसे खर्च करूं आई विल ऑलवेज ओन इट? जरूरी है क्या? सोच के देखिए एक बार देखिए. जैसे आप में से ही आप लोग अपने दोस्तों में से किसी के ऊपर एग्जांपल फ्रेम कर लो अभी. ठीक है, किसी का भी नाम ले लो. ठीक है. मान के चलो कोई एक दोस्त है, उसके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है. ठीक है ना, अनलिमिटेड. मतलब अंबानी में उधार मांगने आता है यहां पे, समझे ना, इतना पैसा है. ठीक है. अब इतना पैसा है तो इसने क्या किया, इसने बोला कि यार मेरे को ना एक फैक्ट्री बनाने का है. ठीक है ना, फैक्ट्री बनाने का है, लेकिन मैं सच्चा देशभक्त हूं, मेरे को ना देश की भलाई के बारे में सोचना है. तो उसने क्या किया, शहर में फैक्ट्री बनाने का डिसाइड नहीं किया. शहर से थोड़ा दूर गांव है, वो गांव में भी उसने फैक्ट्री बनाने का डिसाइड नहीं किया. गांव से थोड़ा और दूर खेड़ा है. ठीक है, उसने खेड़े में भी नहीं, खेड़े से और थोड़ा दूर सुपर खेड़ा है ना, उसने कहा कि मैं वहां फैक्ट्री बनाऊंगा. डेवलपमेंट. ठीक है, तो ठीक है भाई, सच्चा देशभक्त है, डेवलपमेंट चाहता है, अच्छी बात है. अब उसने डिसाइड तो कर लिया, ताव ताव में आके बाद में फेस करने लगा डिफिकल्टीज. क्या क्या डिफिकल्टीज? सबसे पहला डिफिकल्टी, भाई शहर से गांव तक तो पहुंच गए, बस से, ट्रेन से, किसी न किसी माध्यम से पहुंच गए. गांव से खेड़े तक वो सवारी ऑटो में किसी तरह से पहुंच गए. ठीक है. उसके बाद खेड़े से सुपर खेड़े तक बड़ा मुश्किल है सर, सड़क ही नहीं है ना, वहां पे बैलगाड़ी में बैठ के जा रहे हैं हम लोग. राइट, ये हाल है. अब जरा सोच के देखो, वहां पे फैक्ट्री है, रोज वर्कर्स वहां पे आना जाना करेंगे, कैसे आएंगे भाई? 4 घंटे अगर वहां पे पहुंचने में लग रहे हैं लोगों को, वो भी वो जर्नी में थके हारे फैक्ट्री में पहुंच रहे हैं ऐसे. ठीक है, तो काम क्या करेंगे? समझ रहे हो बात को? डिफिकल्टी आई. तो भाऊ के पास पैसे तो बहुत है, भाऊ ने बोला एक काम करते हैं, सड़क बना लेते हैं, सीमेंट रोड. ठीक है, तो जरा इमेजिन करना. इसने क्या किया, शहर से गांव, गांव से खेड़ा, खेड़े से सुपर खेड़ा, सीमेंट रोड. ओके, खर्चा कितना आया होगा? इन क्रोर्स. करेक्ट. अब पैसा तो बहुत है, टेंशन नहीं अपने को, पैसा बहुत है. ठीक है ना, तो बना तो लिया. अब जरा मुझे एक बात बताइए, खर्चा तो किया भाऊ ने, लेट अस अज्यूम कुछ 1000 करोड़ कुछ तो भी खर्चा कर दिया, 1000 करोड़. ठीक है, अब जरा मुझे एक बात सोच के बताइए, 1000 करोड़ का खर्चा करने के बाद क्या आप ये कह सकते हो कि वो सड़क आपका है? इज इट योर एसेट? अरे आपने खर्चा किया ना, क्यों नहीं आपका एसेट? सीधी सी बात है, वो जिस जमीन पे सड़क बनाया है वो जमीन आपका है, वो सरकार का है. करेक्ट. जमीन आपका थोड़ी है. आप अपने जमीन में करवाओ चलेगा, फिर आप ओनर हो, लेकिन अगर जमीन आपका नहीं है और आप ऐसे ही सड़क बना रहे हो, यू कैन नॉट से दैट यू आर द ओनर ऑफ इट. समझे बात को? तो ये बात है कि सर हर बार खर्च करने से ही ओनरशिप आता है, ऐसा नहीं होता. ओनरशिप जनरली स्पीकिंग आता है बाय ट्रांसफर ऑफ द लीगल डॉक्यूमेंट्स. राइट. तो सर कागज बनते हैं, राइट. कागज, कागज पे जब आपका नाम है तब जाके आप कह सकते हो कि यस यू आर द ओनर ऑफ इट, है ना. तो सेल डीड वगैरह बनते हैं, वो सेल डीड में अगर आपका नाम लिखा दिया तो ही आप बनोगे उसके ओनर. ठीक है, चलिए सर, उसके आगे एक और बात लिखा है, और इज द प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज. अब इसका क्या मतलब हुआ? इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज. समझने की कोशिश करते हैं. इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? ओनरशिप के अलावा आप एक और केस में चीजों को अपना एसेट कह सकते हो, इफ इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज. तो ये कैसे समझ में आ रहा है कि अपना प्रॉपर्टी है? समझो, देखो, लीज वर्ड सुना है, लीज. हैव यू हर्ड अबाउट दैट? लीज.
लीज बोले तो अपने को जैसे नॉर्मली दिमाग में आता है कि सर किराए पे, अब किराए पे नहीं होता है, इट इज मोर देन दैट, उसमें बहुत कुछ होता है। लीज कैन बी एन ऑपरेटिंग लीज, लीज कैन बी अ फाइनेंस लीज, बहुत सारी चीजें होते हैं। अब उतने टेक्निकलिटी में नहीं जाते हम लोग। फिलहाल अगर आप लोगों ने ऐसा भी समझ लिया कि किराए से लिया तो भी चलेगा, लेकिन जरा समझने की कोशिश करो। कैन आई से कि कई बार कुछ कुछ असेट हमारे पास लॉन्ग टर्म के लिए होता है बाय टेकिंग इट ऑन लीज। जैसे मान के चलिए आप लोग देखिए, सरकार कई बार क्या करता है, जो जमीन होते हैं वो जमीन आपको लीज पे देता है। अब वो लीज का टेन्योर भी वैसा ही होता है, 30 साल, 50 साल, 100 साल, है ना। तो लॉन्ग टर्म के लिए वो आपके पास है। अब आपने 30 साल के लिए लीज पे लिया, तो जमीन को 30 साल के लिए आप जैसे चाहो वैसे यूज करो। सो 30 साल के लिए वो प्रॉपर्टी हो गया आपका। क्या हो गया? इट इज योर प्रॉपर्टी। तो सर इसे भी आप अपना असेट ही कहोगे। कुछ समझ में आ रहा है? तो या तो आपने खरीद लिया, यू ओन इट, बिल आपके नाम पे है, डॉक्यूमेंट्स आपके नाम पे है, या तो आपने लॉन्ग टर्म लीज पे अपने पास रखा। इन दोनों ही केस में आपके पास होगा इसका ओनरशिप, यानी यू विल बी कॉल्ड एज अ मतलब आप उसे इस चीज को बोलोगे एज एन असेट। ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड का यूज कर रहा हूं मैं यहां पर। आप लोग एक बात याद रखना, कोई भी ऐसा चीज जिससे कि कंट्रोल ऑन दैट इज विथ यू, कोई भी चीज का कंट्रोल आपके पास आ जाए, तभी जाके आप कहोगे कि दैट इज योर असेट। राइट? ओके सर, आगे देखिए। इट इंक्लूड्स अमाउंट ड्यू टू इट फ्रॉम अदर्स। अमाउंट ड्यू फ्रॉम अदर्स यानी दूसरे से पैसे लेने हैं, तो इसे भी हम लोग क्या कहेंगे? एज आर असेट। अगर किसी और से मुझे पैसे लेने हैं तो दैट इज ऑल्सो माई असेट। ठीक है। सो इन अदर वर्ड्स, एनीथिंग विच विल एनेबल अ बिजनेस एंटरप्राइज टू गेट कैश और अ बेनिफिट इन फ्यूचर इज एन एसेट। मतलब कोई भी चीज जिसको आप ओन करते हो, जिसे आपने हेल्ड करा है फॉर यूज, और जिससे फ्यूचर में आपको कैश या कोई और बेनिफिट मिलेगा, ऐसे चीज को हम लोग कहते हैं एज एन असेट। ओके? क्या ये बात गया दिमाग में सबके? ठीक है। ये चीजों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा हूं मैं? इसलिए दे रहा हूं क्योंकि सर मुझे जर्नल एंट्री पास करते वक्त कभी भी ऐसा हो सकता है कि आपके सामने कोई नया ट्रांजैक्शन आ जाए। वो नया ट्रांजैक्शन आए तो मैं दूसरों पे डिपेंडेंट रहूंगा, तू बता ना क्या करना है, सर आप बताओ ना क्या करना है। ऐसा नहीं बनना है हमें। हमें सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है कि सर ट्रांजैक्शन आ गया कि किसी और को आए ना आए, यहां तक कि अपने टीचर को आए ना आए, मुझे आ जाए। गेटिंग मी? तो ये सेल्फ इंडिपेंडेंट आपको बनना है। ठीक है। और वो तभी हो पाएगा जब आप ट्रांजैक्शन को पूरी तरह से एनालाइज कर पाओगे, इंटरप्रेट कर पाओगे, समझ पाओगे। गेटिंग मी? तो इसी वजह से ये शब्दों का मतलब समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। ये समझे सभी लोग क्या है एसेट? ठीक है। अब उसके नीचे कुछ और भी चीजें दिखाई दे रहे हैं आपको, फिक्स्ड एसेट, टैंजिबल, इंटैंजिबल, ऐसे अलग अलग आपको नाम दिखाई दे रहे हैं। राइट? चलिए तो मैं इसके बारे में भी आपको बताता हूं क्या होता है। ठीक है। देखो देखो सर, जैसे ही मैंने यहां पे आपको कहा असेट, ठीक है। नाउ द असेट इज हेल्ड, ओके, हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म या held for short term. Sir, you own it, you are holding it for use and it is convertible into some benefit. लेकिन you are holding it for maybe long term or you are holding it for maybe short term. ठीक है। तो इसके मुताबिक हम लोग इसे कहते हैं जो लॉन्ग पीरियड। अच्छा, ये टर्म, जब मैंने कहा टर्म का मतलब क्या होता है, टर्म के भी अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं बेटा, लेकिन आप लोगों को यह बात समझना होगा कि नॉर्मली स्पीकिंग आप टर्म मतलब 1 साल बोलना, लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल से ज्यादा। ठीक है। लॉन्ग टर्म बोले तो 1 साल से ज्यादा, शॉर्ट टर्म बोले तो 1 साल से कम, ऐसा मानते हुए चलना। ठीक है। तो चलिए सर, तो ये अगर मैं कह रहा हूं हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए आपने होल्ड करके रखा है, तो इन्हें हम कहते हैं लॉन्ग टर्म असेट्स। लॉन्ग टर्म असेट्स। ठीक है। या इसी का दूसरा नाम है फिक्स्ड एसेट्स। क्या कहा मैंने? फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स एक बहुत प्यारा नाम है, बहुत अच्छा नाम है और बहुत ज्यादा सर्कुलेटेड नाम है। ठीक है।
लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, जैसे जैसे आप एडवांस लेवल में जाओगे, बेसिक लेवल पे आपको यही नाम दिखाई देगा, लेकिन जैसे जैसे आप एडवांस लेवल में जाओगे आपको फिक्स्ड एसेट का नाम बदला हुआ नजर आएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि शुरुआत से ही वो नाम आपके दिमाग में रहे। मैं यहां पे एक और नाम लिख रहा हूं, ये नाम है नॉन करंट असेट्स। क्या कहा मैंने? नॉन करंट असेट्स। फ्यूचर में जब आप एडवांस लेवल में चले जाओगे, अभी तो बेसिक बच्चे लेवल पे हम लोग, जब एडवांस लेवल में जाएंगे तब आप लोग नाम यूज करोगे नॉन करंट असेट, ना कि फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, तो आप लोग ये दोनों ही ध्यान में रखना, क्योंकि एट दिस स्टेज आपको फिक्स्ड एसेट्स नाम ही नजर आएगा, फ्यूचर में नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं शॉर्ट टर्म के लिए हेल्ड किया कोई एसेट, तो इसी को मैं क्या कहूंगा? इसको मैं कहूंगा एज माय करंट एसेट्स। क्या कहूंगा इसे? करंट एसेट्स। ठीक है, ओके सर। अब करंट एसेट्स फिक्स्ड एसेट्स में जब मैंने फिक्स्ड एसेट्स कहा तो इसको मैं और दो हिस्सों में डिवाइड कर देता हूं। एक को मैं कहता हूं टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, दूसरे को मैं कहता हूं इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, जब मैं टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स कह रहा हूं, इसका जो लीगल नाम है वो है पीपीएनई। क्या कहा मैंने? पीपीएनई, यानी अगेन फ्यूचरिस्टिक। आपको कहा ना कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको देखने होंगे, गैप देखना होगा, तो ये जो गैप और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, ये यहां पर इसको टैंजिबल एसेट्स ऐसा नहीं कहते, ये कहते हैं पीपीएनई। व्हाट डू यू मीन बाय पीपीएनई? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो ये तीन ब्रॉड कैटेगरी कर दिए इन्होंने कहा हर चीज जो हम खरीद रहे हैं, या तो ये मेरा प्रॉपर्टी है, या तो ये मेरा प्लांट है, या तो ये मेरा इक्विपमेंट है। ठीक है, तो ऐसा प्यार से दिया हुआ नाम है टैंजिबल एसेट्स को ही, टैंजिबल लॉन्ग टर्म एसेट्स को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, अब यहीं पे आपको नजर आ रहा है इंटैंजिबल एसेट, है ना? इंटैंजिबल एसेट मतलब सर समथिंग टैंजिबल और इंटैंजिबल में क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है? सर समझिए बात को। टैंजिबल मतलब समथिंग दैट हैज अ फिजिकल सब्सटेंस। क्या कहा? समथिंग दैट हैज अ फिजिकल सब्सटेंस। फिजिकल सब्सटेंस। What do you mean by that physical substance? So something that you can see, something that you can touch. ठीक है, something that you can give to anyone. That is what is a tangible asset, right? जैसे आपने मोबाइल फोन खरीदा, आपके हाथ में है ना मोबाइल फोन, या आपने एक लैपटॉप खरीदा, लैपटॉप you can touch, you can give it to someone, right? So ये सब क्या हो गया आपके लिए? Tangible assets, right? अब इसी तरह से intangible assets का मतलब क्या हुआ? Something that has no physical substance. नो फिजिकल सब्सटेंस, लेकिन फिर भी सर आपका एसेट है, दो इसका कोई फिजिकल अस्तित्व नहीं है। ठीक है, चलिए एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। एग्जांपल के तौर पे इंटैंजिबल एसेट में हम लोग जनरली अपने सोच को किताबों तक लिमिट कर लेते हैं, किताब में लिखा है बस उतना ही मेरे को मालूम है। जैसे मैं अगर यहां पे इंटैंजिबल एसेट के बारे में कहूं तो मुझे सबसे कॉमन रिप्लाई मिलता है गुडविल। शायद आप में से किसी के मन में भी ये बात आया होगा। ठीक है, कुछ लोग ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर बढ़ के पेटेंट राइट, कॉपीराइट तक पहुंचते हैं। ठीक है, हाँ जी, ये सारे नाम अगर आपके भी दिमाग में आ रहे हैं, वेरी गुड, एक्सेलेंट, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सोच को थोड़ी बढ़ाओ, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये किताबों में लिखे रहते हैं, लेकिन उससे थोड़ा ऊपर जाओ। क्योंकि बेटा क्या होता है, लेट मी टेल यू, आज का जो जमाना है ये जमाना लगातार चेंजेस, लगातार डेवलपमेंट्स वाला जमाना है ना? अब डेवलपमेंट्स बहुत फास्ट हुए जा रहे हैं। ये सारे डेवलपमेंट्स अपने को किताब में इमीडिएटली मिल ही नहीं सकते, क्योंकि जब तक वो किताब लिखा या प्रिंट हो रहा है तब तक में और 10 डेवलपमेंट्स हो गए। ठीक है, तो आपको किताब में हर डेवलपमेंट दिख ही नहीं सकता, बट आपको ये आपकी जिम्मेदारी है कि यू शुड बी अपडेटेड विद द करंट थिंग्स, व्हाटएवर इज हैपनिंग। ठीक है, चलिए मुझे एक बात बताइए, कितने जनों ने क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुन रखा है? क्रिप्टो करेंसी, यस, तो कितने जनों ने क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुन रखा है? ओके, सभी लोग, बिटकॉइंस वगैरह सबके बारे में पता है सब लोगों को, क्या बात है, वेरी गुड। हाँ जी, तो मुझे बताइए, क्रिप्टो करेंसी जेब में रख सकते हैं अपन? अरे वॉलेट में, पर्स में,
गर्ल्स, वो बड़े बड़े हैंडबैग्स जो आप लोग खरीदते हो उस पर रख सकते हैं ना? नहीं? अच्छा, तो व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, जरा सोच के देखना, बिटकॉइंस वगैरह, डज इट हैव एनी फिजिकल सब्सटेंस? नो। तो क्रिप्टो करेंसी भी क्या हो गया? इनटैंजिबल एसेट। समझ रहे हो मेरी बात को? तो चलो सर, अगर मैं इंटेंजिबल एसेट की बात करूं ना, इसको मैं और दो हिस्सों में डिवाइड कर देता हूं, ठीक है? एक को मैं कहता हूं आईपीआर और दूसरे को मैं कहता हूं गुडविल, ठीक है? आईपीआर और गुडविल, ठीक है? व्हाट डू मीन बाय आईपीआर? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। क्या कहते हैं इसे? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मतलब क्या? ये वो वाले विदाउट फिजिकल सब्सटेंस वाले एसेट है जो आप लोगों को लीगली आपके नाम पे मिलता है। यहां पर अलग अलग तरह के राइट्स आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पेटेंट राइट, है ना, कॉपी राइट, ये लीगली आपको अपने नाम से करवाना पड़ता है, रजिस्टर करवाना पड़ता है। पेटेंट राइट, कॉपी राइट, ट्रेडमार्क, ऐसे चीजों को हम लोग कहते हैं आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब ये जो राइट है, पेटेंट राइट, ये रहा पेटेंट राइट, ये लो पेटेंट राइट। अरे भाई, इसका कोई फिजिकल सब्सटेंस ही नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये सब क्या हो गया है? इंटैंजिबल एसेट। और वहीं पे जब मैं गुडविल की बात करता हूं, गुडविल को भी मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर देता हूं। एक को मैं कहता हूं सेल्फ जेनरेटेड और दूसरे को मैं कहता हूं परचेस्ड, ठीक है? दोनों में क्या फर्क है सर? गुडविल बोले तो क्या, जरा समझने की कोशिश करो, सभी लोग सोचना एक बार। मान के चलिए मैं आपको ऐसे ही एक शूज खरीदने की बारी आ रही है, हमें एक शूज खरीदना है, ठीक है? मैं शूज कहता हूं कि ये जो शूज है ना, ये नाइकी का है, नाइकी का, ठीक है? अच्छा, वहीं पे वही क्वालिटी का वैसा ही एक और शूज है, ये है नायक का, नायक, है ना? स्पेलिंग में फर्क है, ओके? हाँ जी। तो जरा मुझे बताइए, सब कुछ सेम, क्वालिटी सेम, एवरीथिंग गुड, लेकिन आप कहीं ना कहीं देखना नाइकी के लिए ज्यादा पैसे दोगे, है ना? नायक के शूज के लिए कम पैसे दोगे, नाइकी के शूज के लिए ज्यादा पैसे दोगे। क्यों भाई, ऐसा क्यों भेदभाव कर रहे हो? बिकॉज ऑफ द नेम, है ना? नाइकी पे भरोसा है सर। तो जरा समझने की कोशिश कीजिए, ये जो भरोसा है ये जीता जाता है, राइट? तो ये जो चीजें होते हैं, ये से बिजनेस को आगे बढ़ाते बढ़ाते आप डेवलप करते हो अपना खुद का एक गुडविल, ठीक है? वो गुडविल की वजह से आपका रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाता है, ठीक है? जस्ट बिकॉज ऑफ सम गुड वर्क, जस्ट बिकॉज ऑफ द गुड क्वालिटी, मे बी आप लोग क्या करोगे, अपना एक नाम बना लोगे, अपना गुडविल बनाओगे, और उस गुडविल की वजह से लोग ज्यादा पैसे देंगे। आप खुद एक बार सोच के देखिए, ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनके लिए आप ज्यादा पैसे खर्च करने को तैयार हो जाते हो, लेकिन ऐसे ही लोकल ब्रांड्स के लिए हम उतना पैसा खर्च करने को तैयार नहीं होते। क्यों? बिकॉज ऑफ द नेम, बिकॉज ऑफ द गुडविल, ठीक है? तो ये गुडविल भी दो तरह के होते हैं, एक होता है सेल्फ जेनरेटेड, जो मैंने खुद ने बनाया है, और कभी कभी ये भी होता है, सुना है आप लोगों ने, कि कभी कभी हम लोग कुछ कंपनीज को टेक ओवर कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं। तो वो जो कंपनीज एक्वायर करते हो, तो एक्वायर करने के साथ साथ उस कंपनी का गुडविल भी एक्वायर हो जाता है, तो उसे कहते हैं परचेज्ड गुडविल, ठीक है? चलिए, आज बहुत कुछ बताया मैंने, आप लोग इस चार्ट को तो पहली बात कॉपी कर लो सभी लोग, ठीक है? ये समझा कि नहीं समझा सभी लोगों को? कुछ नया सीखा? चलो इसको लिख लो जल्दी से।
चलिए लिख लिया सबने ये। चलिए यहां तक लिख लीजिए और आज इतना ही काफी है, बाकी हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल। ऑलराइट,